स्वागत है आपका बच्चों आज की नई क्लास में। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। और एक लास्ट की मीटिंग जो हुई थी जिसमें एसआई सिस्टम बनाया गया, वो मीटिंग मैंने पूरी समझाई है लास्ट की वीडियो में कि एक कॉमन सिस्टम बना दिया है। पहले हर लोग अपनी अपनी यूनिट्स चलाते थे जगह जगह पर, हर कंट्रीज़ में। तो फिर इस मीटिंग में जो 1971 में जो मीटिंग हुई है उसमें एक कॉमन सिस्टम बना दिया गया यूनिट्स का कि भाई हर दुनिया में हर किसी कोने में चले जाओ ऐसा ही सिस्टम ही चलेगा। तो वो ऐसा ही सिस्टम उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना फैले। तो आपको वो पढ़ना है तो वो लास्ट की वीडियो में मैंने पूरा बताया। तो उसी मीटिंग में कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेस डिसाइड किए गए, रिकमेंड किए गए कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेस, ठीक है। ताकि इनकी जरूरत क्यों पड़ी ऐसा ही प्रीफिक्सेस की, इनकी कोई जरूरत भी तो पड़नी चाहिए। किसी चीज का जन्म तभी होता है जब उसकी जरूरत होती है, ठीक है। आदमी वही काम करता है जब उसको जरूरत पड़ती है किसी काम की। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, कुछ भी ये मान लो, ठीक है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है तो वो नीचे चली जाएगी, यानी कि स्मॉलर स्केल में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, और लार्जर मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड में चली जाती है। तो उनको लिखने में आसानी हो, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल सूरज का मास है, ठीक है, उसको केजी में हमें बताना है। तो सूरज का मास तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसको ऐसे लिखने बैठे हैं कॉपी में तो 2 4 6 लाइनें भर जाएंगी, इतने जीरो आएंगे उसमें। तो एक तरीका बताया है उन्होंने इस मीटिंग में, एक तरीका बताया कि वो बड़ी क्वांटिटीज या बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज है, जब मॉलिक्यूल का साइज है तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो इतने पॉइंट लगाने पड़ेंगे, पॉइंट के बाद इतने जीरो लगाने पड़ेंगे कि पूरी 2 4 लाइनें भर जाएंगी, ठीक है, इतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो लिखने में आसानी रहे, इस लिखने की आसानी या अपनी सहूलियत के लिए कुछ पावर ऑफ टेंस प्रीफिक्सेस क्या है, पावर ऑफ टेंस यानी कि 10 की पावर्स की फॉर्म में कुछ प्रीफिक्सेस सुझाए, रिकमेंड किए गए उस मीटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन की बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 10 की पावर -15 मीटर की ऑर्डर की होती है, ठीक है। अगर ये प्रीफिक्सेस ना होते, मैं तो 10 की पावर 15 मीटर इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रीफिक्सेस पता है अब, और अपने सब लोगों को पता है कि प्रीफिक्सेस भी हैं, ठीक है। 10 की पावर -15 क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, यानी कि साइज इसका बहुत छोटा है तो माइनस में चली गई पावर। ये हम अगर ये तरीका ना होता हमारे पास तो हम कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाते, 15 जीरो लगाते। 10 की पावर -15 है ना, तो 15 जीरो लगाते पॉइंट के बाद, तो कितनी ज्यादा असुविधा रहती हमारे लिए, कितनी परेशानी होती है लिखने में। एक लाइन भर जाती पूरी की पूरी, फिर जीरो को गिनते रहते वहां पर, फिर अगर लिखते तब भी गिन के लिखते। तो इसलिए आसानी रहे हमारे लिए। जैसे 2 गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस हमें दिखानी है जो कि होती है 10 की पावर 28 मीटर ऑर्डर की, ठीक है। आप समझ लो 10 की पावर 28 जीरो लगाने पड़ते हैं हमें। 28 जीरो कितने हो गए, पहली बार तो हम लिखते तो गिन के लिखते, फिर से चेक करते कहीं एक जीरो ज्यादा तो नहीं हुआ या फिर एक जीरो कम तो नहीं हो गया है, फिर हम चेक करते तो कितना टाइम हमारा खराब होता। तो इसलिए 10 की पावर 28 लिख दो, काम खत्म हो गया हमारा। तो ये क्या है, 10 की पावर्स, ये क्या है, यही प्रीफिक्सेस हैं। किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखना, ठीक है, पावर ऑफ टेंस में लिखना, वही प्रीफिक्सेस हैं। जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिखाना है जो कि होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, ठीक है, इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। अब हम प्रीफिक्सेस ना पता हो तो हम कितनी असुविधा रहेगी, कितने जीरो हमें लगाने पड़ेंगे। और किसी गैलेक्सीज का मास दिखाना है हमें जो कि 2.2 10 की पावर -41 kg है, इतना ज्यादा है, तो कितने जीरो लगाने पड़ते, ठीक है। यानी 2.2 तो पहले, फिर 41 जीरो बाद में लगाने पड़ते, हम जीरो ही गिनते रह जाते, कम से कम लिखने में ही 5 मिनट लगा देते। तो इस सुविधा को बताने के लिए, लिखने की इस फैसिलिटी को सुझाने के लिए,
ताकि हमें आसानी हो लिखने में, चीज़ों को बताने में आसानी हो। तो उसलिए एसआई प्रीफिक्सेस उस 1971 की CGPM की मीटिंग जो कि पेरिस में हुई उसमें ये सुझाए गए, ठीक है, कि लिखने का एक प्रॉपर तरीका बताया गया और उनका नाम भी बताया गया, उनका सिंबल भी बताया गया, ठीक है। सिंबल मैंने यहाँ पर कुछ लिखे नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसे ये प्रीफिक्सेस बताए गए उस मीटिंग में, 10 की पावर यानी कि 10 की पावर 18 यानी कि 18 जीरो जहाँ पे हमें इकट्ठे लिखने हो तो उसको ऐसे एक के बाद एक, पहला जीरो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा ना लिख के 10 की पावर 18 लगा दो, बस हो गया काम खत्म। तो उसको एक नाम दे दिया, उसको नाम दिए 10 की पावर 18 को एक्सा कहेंगे। 10 की पावर 15 यहाँ पर आ जाए उसको पेटा कहेंगे, ठीक है। 10 की पावर 12 आ जाए तो उसको टेरा कहेंगे। 10 की पावर 9 आ जाए तो गीगा कहेंगे। 10 की पावर 6 आ जाए तो मेगा, और ये 10 की पावर 2 को किलो, 10 की पावर 1 को हेक्टो, ठीक है, हेक्टो कहेंगे। ऐसे ये प्रीफिक्सेस बताएगा। ये पावर कैसी है, पॉजिटिव पावर्स में, यानी कि पॉजिटिव पावर्स मतलब इनका वैल्यू इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब आ जाओ जो छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी स्मॉलर प्रीफिक्सेस सुझाए गए, छोटे प्रीफिक्सेस। तो उनमें देखो 10⁻1 को डेसी कहा गया, 10⁻3 को मिली कहा गया। मिली को दिखाएंगे, भाई दिखाते सबके हैं सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं ब्रैकेट में लिखे हुए, सिंबल्स सबके हैं, मगर ये ज्यादा कॉमन है, ये आपके सब्जेक्ट में काम आएंगे। क्या करोगे इतने सारे प्रीफिक्सेस के सिंबल्स को याद रख के, जो काम के हैं 4-5 वही याद कर लो, फालतू में याद करते फिरोगे। 10⁻1 को डेसी कहेंगे, 10⁻3 को मिली कहेंगे, इसको दिखाएंगे किससे, स्मॉल एम से। 10⁻6 को माइक्रो कहेंगे, इसको माइक्रो म्यू से दिखाते हैं। 10⁻1 को नैनो कहेंगे, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। 10⁻12 को दिखाएंगे पीको से, इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। 10⁻15 को कहेंगे फेमटो, ठीक है। 10⁻18 को कहेंगे एट्टो। 10⁻18 है, ये पॉजिटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव वाली को तो एक्सो कहेंगे, ये माइनस है, ठीक है। -18 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको हाई, ज्यादा बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनको पॉजिटिव पावर्स में लेके दिखाएंगे, 10 की पावर पॉजिटिव में चलती हैं। और ज्यादा छोटी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसको, उनका ज्यादा छोटी है तो उनका नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा, तो फिर उनको इन पावर्स में दिखाएंगे, नेगेटिव पावर्स में, ये स्मॉलर वैल्यूज को दिखा रहे हैं। तो हम थोड़ी बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है, जिसे बेस यूनिट्स भी कहते हैं, जो 7 थी हमारी, ठीक है, वो मैंने बताई है पिछली वीडियो में। तो हम पहले पकड़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ, सातों की सातों नहीं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी बातें आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। मैं वो बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ जो ज़रूरी है, ठीक है, जो समझने वाली है थोड़ी, बाकी सारा कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो लेंथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और इसकी रेंज कहाँ कहाँ तक होती है, भाई पूरे सब्जेक्ट में लेंथ आपको कहाँ कहाँ से कहाँ तक दिखाई पड़ेगी। तो सबसे नीचे अगर हम चले जाएं लेंथ के टर्म्स में, तो सबसे छोटा मिल जाएगा 10⁻15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस का साइज आपको 10⁻15 मीटर का मिल जाएगा, सबसे छोटी रेंज, या 2 प्रोटॉन के बीच की रेंज भी कह सकते हैं इसे। या फिर हमें मिल जाएगा 10⁻26 मीटर तक चली जाएगी। लोअर में चला जाएगा, सब्जेक्ट में आप दिखाएंगे लोअर से लोअर डिस्टेंस या लेंथ वही हो गई, मीटर में ही नापते हैं, तो वो दिखाएगी 10⁻15 मीटर, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली केसेस में इससे भी नीचे जा सकती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज वगैरह हो गया वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ज्यादातर 10⁻15 मीटर तक रहती है लोअर लिमिट में। ऊपर लिमिट में चले जाओ 10⁻26, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है, जितना हमें पता चल पाया है यूनिवर्स के बारे में अभी तक, जितना खोज पाए हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, तो वो है 10⁻26 मीटर। हायर लिमिट में चले जाओ लेंथ की, ठीक है।
फॉर लार्जर डिस्टेंस हमें अगर नापनी है, लंबी दूरियां नापनी है, तो उसके लिए हम पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं। जैसे ज़्यादा लंबी कितनी, जैसे हमें अर्थ पर हम बैठे हैं तो हमें किसी प्लेनेट की डिस्टेंस पता करनी है, अर्थ से वो कितना दूर है, या फिर कोई तारा है, स्टार है, उसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो वो तो बहुत दूर दूर है ना तारे, तो उसके लिए हम पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए हम पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटी अगर रेंज है, लंबाई की टर्म्स में हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं जी, अगर बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ अगर मेजर करनी है, ठीक है, जैसे मान लो साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो कि 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर रेंज का है, सोचो कितना छोटा है, यानी कि हमें अपनी आंखों से भी नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, स्क्रू गेज तो लगाएंगे नहीं भाई, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा है, वे थोड़ी कि स्क्रू गेज लगा रहे हैं या वर्नियर कैलिपर चेक कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशन है, वो बहुत बहुत छोटे, वो माप सकते हैं छोटी चीज़ों को, मगर उन चीज़ों को नहीं माप सकते जो कि हमारी आंखों से दिखाई देती हैं। वो उन चीज़ों को माप सकते हैं जो कि हमारी आंखों से दिखाई देती है। 10⁻³ मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁴ मीटर तक माप सकते हैं, मगर यहाँ पर 10⁻8 से -10 पावर तक नहीं नाप सकते। उसके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें विशेष उपकरण चाहिए। ठीक है, जैसे स्क्रू गेज और इसके जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे स्क्रू गेज हो गया और वर्नियर कैलिपर हो गया, ये मेजर ही नहीं कर सकते, इनका रेजोल्यूशन इतना नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये क्या करता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये विजिबल लाइट को यूज करता है, जिस उसकी विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन से 7,000 एंगस्ट्रॉन तक विजिबल लाइट की रेंज होती है। ये भी नहीं माप पाएगा क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉन कितना हो गया, 10⁻10, तो 4000 इंटू 10⁻10 तो कितना हो गया, 10,006 लगभग हो गया। तो ये भी इस रेंज में नहीं आ पाएगा, 10,006 तो ज़्यादा बड़ा साइज हो गया, उससे और छोटा नापना है हमें, 10,006 से भी छोटा जान नापना है, 10,006 से तो ये छोटा ही है ना, 10⁻60, 100 गुना या 1000 गुना और कम हमें नापना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम मेथड लेके आएंगे और हमें नीचे जाना पड़ेगा और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा और छोटा नापने के लिए। तो हम इलेक्ट्रॉन बीम मेथड यूज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को हम फोकस करते हैं प्रॉपरली फोकस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का साइज ही बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉन से भी छोटा होता है। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉन से भी छोटा होता है, किसका, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये माप सकता है। ठीक है, ये माप सकता है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप बन चुका है जो कि 10⁻6 एंगस्ट्रॉन जिसका रिजोल्यूशन है, समझ लो 0.6 एंगस्ट्रॉन तक माप सकता है, यानी कि 10⁻11 में चले जाओ, इससे भी कम है। मॉलिक्यूल के साइज उसको तो नाप ही सकता है, मॉलिक्यूल से भी कम अगर साइज का कोई पार्टिकल है तो उसको भी माप सकता है, आजकल ऐसा बन चुका है। ठीक है, अब कुछ मैंने स्टैंडर्ड कुछ लिखा है। ठीक है, कुछ मापने की कुछ यूनिट्स लिखी हैं, कुछ मेजर करने की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखी हैं। ठीक है, जो आपके काम की हैं। बाकी तो बहुत कुछ है, किताबों में तो बहुत कुछ है। एक फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। फर्मी बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻15 मीटर, बहुत छोटी होती है यूनिट ये लेंथ की, एक फर्मी। तो इसको ज़्यादातर लगाते हैं न्यूक्लियस का साइज ही हो गया ये 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो न्यूक्लियर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, जो फिनोमेना होते हैं, जो इवेंट्स होती हैं, उनमें लगाई जाती है ये यूनिट, फर्मी की यूनिट। अभी आती है एक एंगस्ट्रॉन, मैंने बता दिया, एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर। अब आ जाओ, ये छोटी यूनिट है 2। ठीक है, और भी हैं, मैंने लिखवाई थी अभी पीछे, नैनो, पीको। ठीक है, वो तो प्रीफिक्सेस हो गए, ये वाली हो गई, ये 2 ही हैं, और भी हैं, और इम्पोर्टेंट यही दो ही हैं। ज़्यादातर फिजिक्स में यही दोनों यूज होती हैं। अब बड़ी यूनिट्स में आ जाओ। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गई। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU। ये क्या होती है, ये होती है एवरेज डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की। सन और अर्थ के बीच में जितनी भी दूरी है,
भाई सन से अर्थ के बीच में जितनी भी दूरी है उसका एवरेज डिस्टेंस होती है। तो इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काम में आते हैं। अब आ जाती है चौथी, ये भी लार्जर यूनिट में है, 1 लाइट ईयर, 1 एल वाई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 1 एल वाई। एक लाइट ईयर ये होते हैं 9.46 10 की पावर प्लस में है 15 मीटर। ठीक है, ये भी लार्जर डिस्टेंस को मापने के काम में आती है, जैसे स्टार्स की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस हो गई अर्थ से कितनी है उस जगह पर काम में आती है लाइट ईयर। एक पारसेक ये लाइट ईयर से भी बड़ी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी बड़ी यूनिट है, इससे भी बड़ी कौन सी है 1 लाइट ईयर, यहाँ पे 10⁻11 मीटर है, यहाँ पे 10⁻15 मीटर है। तो फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लाइट ईयर बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर से भी बड़ी एक यूनिट है, वो है पारसेक। एक पारसेक में 3.08 10 की पावर 16 मीटर होते हैं, किसमें एक पारसेक में। तो ये आपके छोटा छोटा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया लेंथ के बारे में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं कि लेंथ की इम्पोर्टेंट यूनिट्स क्या होती हैं, कम में जाएगी लेंथ तो क्या यूनिट्स होंगी, ज़्यादा लार्जर डिस्टेंसेस अगर मेज़र करनी है तो लार्जर डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, स्मॉलर डिस्टेंसेस या स्मॉलर लेंथ्स को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी छोटी यूनिट होती हैं, वो मैंने थोड़ी थोड़ी आपको बताई जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि काम में आती हैं। और फिर मैंने बताया कि लार्जर डिस्टेंसेस को कैसे नापते हैं, और स्मॉलर अगर बहुत ज़्यादा छोटी डिस्टेंस हो जाए लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल तो उसको कैसे नापेंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, बस ज़्यादा नहीं है, लेंथ में थोड़ा मास में है और बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं मास के बारे में। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम में। ऐसा यूनिट में ही पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसा यूनिट ही की ही बात करेंगे हम। ठीक है, मास की रेंज क्या है, एक तरफ हम मास को नीचे से नीचे यानी कि स्मॉलर स्केल में अगर हम नापेंगे, अगर कम से कम नापेंगे तो कितना नापेंगे 10⁻−31 kg ऑर्डर का, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना नाप सकते हैं हम सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में बात होगी, अगर नीचे से नीचे मापने की बात होगी तो 10⁻31 kg यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास। और अपर लिमिट में चले जाएं हाइयर लेवल पे तो फिर बात होगी नॉन यूनिवर्स, यानी कि जितना भी हम ब्रह्मांड को या यूनिवर्स को जान पाए हैं उसका मास कितना है 10⁻55 kg ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये वही मास की बात। हम शुरू करते हैं। अब यूनिट पहले हमने यूनिट पढ़ी, फिर डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो यूनिट के बारे में हो गया सब कुछ। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। पहले हम समझेंगे कि डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की तो अलग बात है, पहले हम वर्ड डायमेंशन का मतलब समझेंगे कि डायमेंशन वर्ड का मतलब क्या है। डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फैलाव, किसी भी चीज का पाया जाना। ठीक है, किसी भी चीज का पाया जाना कि वो चीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ कहाँ उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जहां जहां उसका एग्जिस्टेंस है तो उसको अगर हम मेजर करेंगे तो किसकी टर्म्स में करेंगे, डायमेंशन की टर्म्स में करेंगे। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज अगर मापनी है, जैसे मुझे ये रूम का साइज मुझे मापना है। ठीक है, तो हम मुझे रूम का साइज मापना है, इसका एरिया निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है भाई, रूम तो क्यूबिकल साइज का है, 3D में है, ये 3 डायमेंशन में है, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर हम इसका वॉल्यूम को, अगर इस रूम के वॉल्यूम को के हर एक पॉइंट को, ठीक है, हर एक प्लेस को अगर फुली हमें एक्सप्रेस करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो हमें इसकी टर्म्स में हम दिखाएंगे, हम डायमेंशन की टर्म्स में दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि इसका ये किस किस चीज में ये फैला हुआ है, क्या चीज, एरिया किस चीज में फैला हुआ है, किस में नापाएंगे हम,
तो हम नापेंगे किसमें, डिस्टेंस की टर्म्स में, जिसको लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इफ वी वांट टू मेजर समथिंग देन वी हैव टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी पॉइंट और प्लेस इन दैट थिंग। तो हमें उतनी ही डायमेंशन लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे जैसे एरिया हमारा किस में हम नाप सकते हैं, एरिया को हम नाप सकते हैं लेंथ की टर्म्स में। तो लेंथ डायमेंशन हो गई किसकी, एरिया की। ठीक है, तो अगर हमें रूम के एरिया को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, पूरी की पूरी तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है, उसके हर एक पॉइंट को, हर एक प्लेस को इस रूम के, ठीक है, एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है इस रूम का, और हर एक पॉइंट को हम एक पॉइंट को अगर हम छोड़े ना, ठीक है, हर एक पॉइंट आ जाए उसका, तो हमें क्या डायमेंशन लेनी पड़ेगी हमें डायमेंशन लेनी पड़ेगी लेंथ की। ठीक है, तो हमें उतनी ही डायमेंशन लेनी पड़ेंगी जितने से हमारा एक एक पॉइंट कवर हो जाए, इस रूम का हर एक पॉइंट, हर एक प्लेस कवर हो जाए। ठीक है, उतनी ही डायमेंशन लेनी पड़ेगी। जैसे एरिया को हम दिखाते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। ठीक है, लंबाई बड़ा चौड़ाई। तो एक लेंथ को नापेंगे एल से और बी से ब्रेड्थ को नापेंगे एल से। तो ये क्या हो गई, लेंथ, ये भी लेंथ ही है समझ लो, ब्रेड्थ भी, ये डिस्टेंस ही हो गई, दोनों लेंथ या ब्रेड्थ दोनों डिस्टेंस ही तो है। तो इसको लेंथ, इसकी डायमेंशन हो गई लेंथ, इसकी भी डायमेंशन हो गई लेंथ। ठीक है, दोनों क्या है, डिस्टेंसेस ही तो है, चाहे वो लंबाई कर लो या चौड़ाई कर लो। तो लेंथ की दो डायमेंशन चाहिए हमें, एल इंटू एल, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई की डायमेंशन हो गई एल और बी यानी कि चौड़ाई की डायमेंशन हो गई एल। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है। तो हमें क्या है कि दो डायमेंशन चाहिए लेंथ की, हमें क्या है, यहाँ पे लेंथ की है, ये भी लेंथ की है, क्योंकि यूनिट हमारी ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ है। ठीक है, मास हो गई, लेंथ हो गई और टाइम हो गया, मैंने साथ पढ़ाई थी ना, उन्हीं सातों में से तो ही है, एक ही है। तो उसकी लेंथ की हमें दो डायमेंशन चाहिए। अगर हम एरिया के हर एक पॉइंट को बताना है, उसके हर एक प्लेस को कवर करना है, एरिया को पूरा एक्सप्लेन करना है, जिससे कि हम एक एक पॉइंट उसका ना छूटे, तो हमें लेंथ की दो डायमेंशन चाहिए होंगी एरिया को फुली बताने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए। ठीक है, तो हम या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ को दो तरीके से मेजर करो, लेंथ को दो तरीके से मेजर किया जाए तो वो एरिया बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही वॉल्यूम में है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और हाइट का मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, लेंथ की डायमेंशन एल हो गई, बी की एल हो गई, ठीक है, हाइट की क्या हो गई, एच हो गई। यानी कि वॉल्यूम का पाया जाना, मैंने यहाँ पर बताया कि डायमेंशन का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज कहाँ कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, लंबाई में, कमरे की, मान लो कमरा आ गया, कमरे का वॉल्यूम निकालना है मान लो, तो वॉल्यूम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कमरे में, कमरे की लंबाई में, कमरे की चौड़ाई में और कमरे की ऊंचाई में। ठीक है, और कहीं नहीं पाया जाता है। वॉल्यूम ऐसा हो सकता है कि केजी में निकाला हो किसी ने, केजी में होता ही नहीं है, या फिर एरिया कमरे का केजी में निकाला हो, या फिर टाइम में निकाला हो कि भाई कमरे का एरिया क्या हो गया, 3 सेकंड आया है, या फिर कमरे का एरिया 5 किलोग्राम आया है, क्योंकि वो पाया ही नहीं जाता ना उसमें, ये सिर्फ इसमें पाया जाता है। एरिया कमरे का लंबाई में पाया जाएगा, या चौड़ाई में, या फिर ऊंचाई में, या फिर कमरे का वॉल्यूम वॉल्यूम की बात की मैंने। ये एरिया अगर निकालना है किसी भी चीज का, तो वो लंबाई में पाया जाएगा या चौड़ाई में पाया जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब है कि वो चीज जो हम निकालना चाह रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ तक है, किन किन चीजों में वो पाई जाती है। जैसे एरिया पाया जाता है लंबाई में, वॉल्यूम पाया जाता है लंबाई में। ठीक है, यानी कि ब्रेड्थ हाइट भी है, मगर ये भी तो क्या है, ये डिस्टेंसेस ही तो हैं। ठीक है, इनको भी हम मीटर में ही तो नापेंगे। ठीक है, या सेंटीमीटर में नाप लो, वो यूनिट कोई सी भी इस्तेमाल कर लो, मगर रहेगी तो वो लंबाई ही, वो रहेगी तो डिस्टेंस ही। तो किसी भी चीज का कहाँ कहाँ वो पाई जा रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका फैलाव है, कहाँ कहाँ उसका एग्जिस्टेंस है, कहाँ कहाँ जो वो पाई जाती है, उसका मतलब है डायमेंशन। ठीक है, किस किस जगह किस चीज में वो चीज मौजूद है,
जिससे कि वो चीज़ अगर हम माप लें तो वो चीज़ हमें मिल जाए। जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, ये सिर्फ लंबाई में ही पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम लंबाई को माप लें तो हमें एरिया भी मिल जाएगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा। एरिया कैसे मिलेगा? अगर लंबाई को सिर्फ एरिया पाया जाता है लंबाई में, अगर लंबाई को 2 तरीके से माप लिया जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम को 3 तरीके से माप लिया जाए और उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है लंबाई की 3 डायमेंशन में, ऐसे भी कह सकते हैं। एरिया एग्जिस्ट करता है लंबाई की 2 डायमेंशन में। ठीक है, डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया कि डायमेंशन का मतलब है कोई चीज किस चीज में पाई जा रही है। ठीक है, कि लंबाई में पाई जा रही है वो, कि वजन में पाई जा रही है, या फिर टेम्परेचर में पाई जा रही है, या फिर टाइम में पाई जा रही है। ठीक है, ये सब क्या है? डायमेंशन है। ठीक है, तो फिर अब बात करेंगे हम क्वांटिटीज की। ये क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, जैसे एरिया है, एरिया को फुली एक्सप्लेन करने के लिए कितनी लंबाई की कितनी डायमेंशन चाहिए? 2, जो कि फिक्स ही है। अगर यहाँ पर 3 कर दोगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पर 3 लंबाई की डायमेंशन कर दो, ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो फिक्स रहती है डायमेंशन कितनी चाहिए किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए, वो फिक्स रहती हैं। जैसे एरिया की 2 डायमेंशन चाहिए, वो भी डायमेंशन कौन सी? लंबाई की। वॉल्यूम की 3 डायमेंशन चाहिए, वो भी किसकी? लंबाई की 3 डायमेंशन चाहिए वॉल्यूम को बताने के लिए। और मान लो इसमें एक वॉल्यूम की डायमेंशन 3 है ये। ठीक है, लंबाई की 3 डायमेंशन चाहिए वॉल्यूम को बताने के लिए। अगर इसमें एक कम कर दो, वॉल्यूम की डायमेंशन में से L³ लिखा है ना, 3 डायमेंशन चाहिए लंबाई की, एक कम कर दो तो ये क्या वॉल्यूम रहेगा? नहीं, ये एरिया बन जाएगा, L² बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें एक ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? L⁴ बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम न रह के कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है वो फिक्स होती हैं। ठीक है, उतना ही रहेगा किसी चीज को बताने के लिए, तो फिक्स डायमेंशन रहती हैं हर एक चीज की। इसमें केजी को जोड़ नहीं सकते क्योंकि केजी में ये वॉल्यूम पाया ही नहीं जाता। एरिया को टाइम में नहीं बता सकते क्योंकि टाइम में वो पाया ही नहीं जाता। मैंने बताया डायमेंशन की वह चीज किन किन चीजों में पाई जाती है, किन किन चीजों में वह पाई जाती है, तो ये किन किन जो है यही डायमेंशन है। जैसे एरिया लंबाई में पाया जाता है। ठीक है, तो लंबाई डायमेंशन हो गई। वॉल्यूम किस में पाया जाता है? लंबाई में, तो ये लंबाई डायमेंशन हो गई। तो किस चीज में कोई चीज पाई जाती है तो वही किस चीज, यही किस वो वाली नहीं, वही किस ये दिखाती है कि डायमेंशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उन सबको हम 7 बेस डायमेंशन जो मैंने बताई थी ना, 7 बेस डायमेंशन या फिर फंडामेंटल डायमेंशन में बता सकते हैं, में एक्सप्रेस कर सकते हैं, के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, इन 7 की ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 7 से ही बाकी की सारी बनी हुई हैं। ठीक है, तो इन 7 से ही बनी हुई है, तो इसको इन 7 को हम क्या कहते हैं? 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अगर हमें दुनिया की कोई भी चीज मेजर करनी है, कोई भी चीज मापनी है, तो फिर हमें इन 7 बेस डायमेंशन की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि है मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, एम्पियर, करंट, ये ठीक है, ये सारी की ये करंट तो वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। अब इनकी डायमेंशन भी इनके लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो फिर इन 7 बेस डायमेंशन के जरिए हम बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन्हीं की टर्म्स में हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया
क्या कहा गया है कि 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को दिखाना है तो इन 7 के जरिए हम दिखा सकते हैं। तो इन्हीं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन 7 बेस डायमेंशन से मिलकर के बनी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज निकालने का, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालने का मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी इन 7 में से किन किन में पाई जाती है। जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो वो इन 7 में से किस किस से मिलके बनी है, या फिर इन 7 में किस किस में पाई जाती है। क्या वो लेंथ में पाई जा रही है, क्या वो लंबाई में है, क्या वो टाइम में है, क्या वो किलोग्राम में है, यानी कि वजन है कोई उसमें, या फिर उसकी कुछ लंबाई है, वो टाइम की डायमेंशन में है, या फिर वो टेम्परेचर की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने का यही मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी इन 7 बेस डायमेंशन में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो फिर किसी भी फिजिकल डायमेंशन को निकालने का मीनिंग है कि वह फिजिकल क्वांटिटी इन 7 बेस डायमेंशन में से किस किस में पाई जाती है। तो मैंने वही लिखा है अभी। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एरिया ले लो। एरिया हो गया हमारा लंबाई मल्टीप्लाई बाई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको दिखाएंगे हम लंबाई और एल इंटू एल, अब एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिर्फ लेंथ में ही एरिया को माप सकते हैं क्योंकि एरिया पाया जाता है सिर्फ लंबाई में। भाई एरिया केजी में होता है, कभी आपने सुना है कि 5 किलो एरिया। ठीक है, इसका एरिया कितना है इस पोर्शन का 5 केजी, कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। केजी में टाइम में पाया नहीं जाता, सिर्फ लेंथ में पाया जाता है, सिर्फ लेंथ में ही, केजी या टाइम में नहीं पाया जाता एरिया। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो एरिया, ये क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी तो है एरिया, तो एरिया हमारा सिर्फ लेंथ में पाया जाता है, इसमें कोई वजन नहीं होता, इसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम में नहीं पाया जाता, ये टेम्परेचर में नहीं पाया जाता है, इस इलेक्ट्रिक करंट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने का मतलब यही है कि वो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी किस किस में पाई जाती है, किस किस डायमेंशन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 7 जो बेस डायमेंशन है जिनकी हेल्प से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं, तो फिर इनकी भी डायमेंशन होती हैं। भाई 7 की डायमेंशन होगी, इन 7 बेस डायमेंशन से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं। तो इनकी डायमेंशन दिखाने का तरीका क्या है, जैसे मास है तो एम कैपिटल एम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये मास की क्या है डायमेंशन है। लेंथ हो गया कैपिटल एल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, सब स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद है। ठीक है, ये क्या हो गया टाइम कैपिटल टी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये क्या है केल्विन है, के कैपिटल के है, यानी कि टेम्परेचर की डायमेंशन है। सारी इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाते हैं इनको। तो स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी दिख जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हम डायमेंशन से डील कर रहे हैं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए, जैसे मोल को दिखाएंगे MOL, ब्रैकेट में बंद कर दिया। कैंडेला है CD, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट है कैपिटल A, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये क्या है, सातों बेस डायमेंशन की क्या है डायमेंशन लिखी हुई है। सातों फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल जो क्वांटिटी है हमारी, उनकी बेस डायमेंशन है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, शुरू में पढ़ाई थी, उनकी क्या है, ये बेस डायमेंशन, उनकी डायमेंशन है। ठीक है, उनकी डायमेंशन है सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब जैसे निकालते हैं, मान लो निकाल रहे हैं वॉल्यूम की हमें डायमेंशन निकालनी है, तो वॉल्यूम का पहले लिखेंगे हम फार्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसमें फार्मूले में रखते हैं उसकी डायमेंशन, क्योंकि वो फार्मूला कहीं ना कहीं हमारी बेस डायमेंशन से ही या बेस यूनिट से ही मिलके बना हुआ है। वो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट या बेस क्वांटिटीज या
फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बना है। जैसे वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? लंबाई में। तो लेंथ की डायमेंशन क्या हुई? एल। बी भी क्या है? लेंथ ही है एक तरीके की, तो उसकी लेंथ की क्या हो गई? डायमेंशन कैपिटल एल। हाइट क्या है? हाइट भी एक तरीके की लेंथ है, तो उसकी बेस डायमेंशन क्या हुई? एल। तो इनको तीनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में एल क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो गई? एल क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। डायमेंशन सारी स्क्वायर ब्रैकेट में ही बंद होती हैं। अब मैंने दूसरा लिया है ये वेलोसिटी। अब जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे एल क्यूब आ गया। अब यहाँ पे मास में वॉल्यूम पाया नहीं जाता, ठीक है, मास में वॉल्यूम पाया नहीं जाता। वॉल्यूम तो यहाँ पे m की पावर 0 आ जाएगी, और किसी चीज़ की पावर 0 आ जाएगी, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 आती है तो वो 1 हो जाती है, तो उसको लिखते नहीं है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे एल क्यूब है, इसके बगल में ब्रैकेट लगाओ साइड में, और m की पावर 0 लिख दो, वो भी करेक्ट होगा। क्योंकि m की पावर 0 का मतलब क्या है कि वॉल्यूम मास में नहीं पाया जाता है। टी यानी कि टाइम की डायमेंशन, टी की पावर 0, साइड में टी की पावर 0 भी लगा सकते हो, एम की पावर 0 भी लगा सकते हो, दोनों ही साइड में लिख सकते हो इसके, ठीक है। तो टी की पावर 0 यहाँ पे लिखोगे तो इसका क्या मतलब होगा कि वॉल्यूम टाइम की डायमेंशन में 0 है। टाइम की डायमेंशन में मतलब है, इसका मतलब है कि टाइम की डायमेंशन में वॉल्यूम पाया ही नहीं जाता। अब मान लो ये तीसरी निकाल रहे हैं, दूसरी, ये वेलोसिटी लिखी हुई है। तो वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मापी जाती है किसमें? लेंथ में। तो लेंथ की बेस डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल, ब्रैकेट में बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। नीचे क्या है? टाइम है। टाइम की बेस डायमेंशन क्या है? टाइम की बेस डायमेंशन नहीं, जबान पर बार बार आ जाती है बेस डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी बेस, कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, टी को ऊपर ले आओ तो एल टी माइनस वन आ गया, ठीक है। पूरी की पूरी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। अब जैसे तीसरी कोई चीज़ है, मान लो तीसरी फोर्स ले लेते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो एम को क्या लिख सकते हैं? एम तो एम ही रहेगा। एक्सेलरेशन को क्या क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी वही बात है, दोनों एक ही बात है। तो वेलोसिटी की भी मैंने निकाली है, एल टी माइनस वन में इधर रख दी वेलोसिटी की। नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन रख दी। इसको हल करोगे तो क्या आएगा? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी, टी की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस टू, टी ऊपर आ जाएगा तो माइनस टू पावर हो जाएगी। ऐसे ही जितनी भी बेस टाइम, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी आप फार्मूला लिखेंगे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का, और फिर उस फार्मूले में जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है, जैसे मास आ रहा है, लेंथ आ रही है, टाइम आ रहा है, करंट आ रही है, या फिर मोल आ रहे हैं, या फिर टेम्परेचर आ रहा है, उसी बेस डायमेंशन को पहले लिखो, उस बेस क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखो। इन सातों में से ही कोई ना कोई होगी, ठीक है। इन सातों से ही मिलकर के बनी होती है सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको पुट कर दो, और फिर जैसा नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ, और फिर इस फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख करके निकाल लो। बस इतना हो गया। और मैं दो चार और भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस हुई है। सीधे सीधे फार्मूला लगाओ, इन सातों को पकड़ो और इनकी जगह पुट कर दो, और फिर एक ब्रैकेट में एक फाइनल फार्मूला आ जाएगा जिसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये डायमेंशनल है, ये फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उनका सारा का सारा आप पकड़ो एक एक को और निकालते हुए चले जाओ। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला वो कैसे निकालने हैं, ठीक है। कुछ एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए, आप खुद ही निकाल लोगे। सिर्फ फार्मूला पता हो और उसकी यूनिट देखो कौन सी यूनिट है उसकी, और पुट करते हुए चले जाओ। और वो सात हमारी बहुत बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बस उनको रखते हुए चले जाओ। वो सात याद रहनी चाहिए, और सारी की सारी जितनी भी पूरे सब्जेक्ट में, पूरे फिजिक्स में
जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबका फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ, और वो 7 जो फंडामेंटल डायमेंशन है, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये मैंने लिखवाई थी 7, वो याद हो, बेस बेस डायमेंशन, बस उनको रखते हुए चले जाओ, फार्मूला बताओ बस। और जब आप सब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, हर चैप्टर के जो जो फार्मूले आएंगे, जो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, आपको धीरे धीरे पता ही चलता ही रहेगा, ठीक है, फार्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो अभी याद रख करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर्स होते रहेंगे आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है, अभी मैंने 3 करवाई थी, 3 फिजिकल क्वांटिटीज, किसकी, फोर्स की निकलवाई थी मैंने, डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का निकलवाया था, और किसका, और वॉल्यूम और एरिया का, इनका निकलवाया था। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, डेंसिटी का मैंने कहा था ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो डेंसिटी है, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी को निकालते कैसे हैं। तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास क्या होता है, मास को केजी में नापते हैं हम, मास को मेजर करेंगे केजी में, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। तो केजी, केजी किसकी, केजी क्या है, मास है, केजी यूनिट है मास की, और मास क्या है हमारी, उन 7 फंडामेंटल डायमेंशन में से एक डायमेंशन है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास हमारी, ठीक है, इसकी डायमेंशन हम एम से दिखाते हैं, इसकी जगह एम रख दिया। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, ठीक है, लेंथ को भी हम मीटर में ही मेजर कराएंगे, विड्थ को भी, और हाइट को भी हम मीटर में ही मेजर कराएंगे, सारी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, इसलिए मीटर चल रहा है, ऊपर केजी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो लेंथ की जो डायमेंशन है एल, विड्थ को भी हम मीटर में नाप रहे हैं, इसको एल, इसको भी एल रखोगे तो एल, तीनों एल मल्टीप्लाई में तो एल क्यूब बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एन एल की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं कि किसी भी फार्मूला का पता हो, कि उस फिजिकल क्वांटिटीज का हमें फार्मूला पता हो, और उसमें हम उन उसकी यूनिट, या तो यूनिट रख लो, यूनिट से देख लो, और वो 7 में से वो 7 तो याद रहनी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, और ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2 चीजें याद होनी चाहिए, 7 बेस डायमेंशन, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम निकाल रहे हैं, जिसका फार्मूला निकाल रहे हैं, उसका जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो ये हमारी निकल गई। अब लीनियर मोमेंटम हमें पता है, लीनियर मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास क्या है, मास हमारी फंडामेंटल डायमेंशन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम दिखाते हैं एम से, मास की डायमेंशन क्या होगी एम, और इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी मैंने निकलवाई है, वेलोसिटी को आप निकालोगे तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी, टी को ऊपर ले रहा है, ये मैंने निकलवाई भी है अभी, तो इसको डायरेक्ट रख दो, जिसकी पता हो और याद हो उसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो डायरेक्ट रख दिया मैंने वेलोसिटी का, चाहे तो वेलोसिटी की अगर याद ना रहे तो अलग से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड की एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे निकाल लो यार, याद है तो डायरेक्ट रख दो। अब फिर इनको लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, मिला करके, मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है ना सारा। तीसरा प्रेशर को ले लो, प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स मैंने अभी निकलवाई है इसकी डायमेंशनल फार्मूला, जिसका पता है, जिसका पता है याद है, डायरेक्ट रख दो फोर्स का, अगर याद नहीं है तो निकाल लो, ठीक है, एम ए से, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए से, उससे निकाल लो, ऐसी जैसे अभी मैंने निकलवाया, उससे निकाल लो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट रख दो। और एरिया तो हमें पता ही है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो इसका एल स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा, ठीक है, या फिर एल से एक एल कट जाएगा, नीचे एक एल बचेगा, इसको एक एल को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, एम और टी की पावर -2 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर खाली अरेंज करना है बाद में, वर्क, वर्क का निकाल लें हम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स की हमें पहले ही पता है, हम निकाल चुके हैं, फोर्स की डायरेक्ट रख दी, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं हम किसमें,
मीटर में, और मीटर क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीटर की फंडामेंटल डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। इसको रख दिया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स नहीं होता, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स अलग चीज है जो बाहर से निकालते हैं, जो बाहर से मटेरियल या फिर किसी बॉडी पर लगाते हैं वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस में जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो फोर्स आता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो मटेरियल, किसी भी मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल उस बाहरी फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में जो, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है वो होता है ये स्ट्रेस के केस में एफ की जो वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जो मटेरियल रेजिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू जो एक्सटर्नल फोर्स हम मटेरियल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स तो एक जैसा रहेगा, क्योंकि डायमेंशन निकालना है तो फोर्स तो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे मटेरियल द्वारा लगाया गया हो या मटेरियल पर लगाया गया हो, तो फोर्स को तो डायमेंशन तो एक ही रहेगी। इसको डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। एरिया तो हमें पता ही है, इसको ऊपर ले गए, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे और ओरिजिनल लेंथ को भी मीटर में ही मेजर करेंगे। और मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल, और नीचे भी एल है तो इसका नीचे भी मीटर है तो इसका भी एल लिख दोगे, ये कट जाएगा। तो ये डायमेंशन लेस हो गया, एम की एल की पावर 0 हो गई, एम की पावर एम में तो है ही नहीं एम, तो लिखने का एक तरीका है ये कि एम की पावर 0, एल की भी पावर 0, टी की भी पावर 0, ये लिखने का तरीका है। चाहे ऐसे ना भी लिखो, एम एम मत लिखो, टी मत लिखो, सिर्फ एल की पावर 0 कर दो, ये एल से एल कट जाएगा, एल की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऊपर लेके जाओ 1 - 1, एल की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, क्या चाहे आप एम और टी के जो टर्म्स है इसको चाहे ना लिखो, खाली एल की पावर 0 लिख दो या फिर डायमेंशन लेस लिख दो, ये भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि एल किसी की पावर 0 का होना क्या दिखाता है, इक्वल टू 1, और 1 में मतलब इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का तो हमें पता ही है डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, ठीक है। और मीटर को दिखाते हैं हम किस मीटर की डायमेंशन एल में दिखाते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये आ जाएगा। अब टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर हमारी 7 फंडामेंटल क्या थी, 7 फंडामेंटल डायमेंशन थी, मास, टाइम, लेंथ, तो इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल क्या है, एक फंडामेंटल डायमेंशन है। तो इसमें तो सीधे के ही आ जाएगा, क्योंकि इसका तो ये खुद ही फंडामेंटल डायमेंशन है, इससे और बाकी निकालते हैं, ये खुद ही आ गई यहाँ पर। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, के की पावर 1, कुछ पावर नहीं है तो के की पावर 1 लिख सकते हो, या फिर एम एल टी की टर्म्स हटाना चाहते हो तब भी ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ के की पावर 1 लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखाता है, डायमेंशनल फार्मूला को, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ये तरीके हैं लिखने के। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट तो फंडामेंटल वो है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट को तो ए से दिखाते हैं इसका डायमेंशन, और टाइम का टी से दिखाते हैं, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ए इसको दिखाते हैं, इसको टी से दिखाते हैं, तो ये आ गई। अब ये आगे आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी को कैसे निकालेंगे, बी का फार्मूला होगा वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज का हम निकाल चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला, एटी होता है। तो वर्क तो हम निकाल ही चुके हैं। वर्क भाई कोई सा भी वर्क हो,
या एनर्जी का कोई सी भी हो, सेम चीज में सेम ही फार्मूला लगता है। ठीक है, तो वर्क ये हमने निकाल चुके हैं, तो वर्क की जगह रख दो डायरेक्ट। अगर नहीं पता है, हम भूल गए डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले वर्क का, फिर वर्क का निकाल के फिर यहाँ रखोगे। अगर डायरेक्ट वर्क का याद है तो फिर डायरेक्ट रख दो यहाँ पे वर्क का। चार्ज का तो हम निकाल ही चुके हैं, ये चार्ज का तो 80 है, ये नीचे 80 लिख दिया। ठीक है, अब इनको रीअरेंज कर लो, ये इतना आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, नीचे वालों को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो इतना आ जाएगा। अब ये मैंने लिया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब आर, आर इक्वल टू होता है पोटेंशियल चेंज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल चेंज हो, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे उसका चेंज हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे कैसा भी हो। डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज है, तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलता है। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अगर याद है, अगर नहीं याद है तो फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला, तब यहाँ पे रखोगे। और डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रख दो यहाँ पर डेल्टा बी की जगह पे। आई तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम ए से दिखाते हैं, तो ए को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये डायमेंशनल फार्मूला लिखना है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहता है डायमेंशनल फार्मूला। इसको एक ऊपर ले जाओ, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये कुछ मैंने एक आइडिया देने के लिए कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब ऐसे आप देखना, बुक में बहुत सारे दिए हुए, हर चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। भाई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी अलग होंगी, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज अलग होंगी, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो अलग होंगी, ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसकी अलग होंगी, वेव पढ़ोगे तो वेव की अलग आएंगी। ठीक है, जैसे फ्रिक्वेंसी हो गई और ये इंटेंसिटी हो गई, तो इनकी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है हर चैप्टर में। तो ऐसे इनका बस डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, आप खुद ही पुट करके रख सकते हो और ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। बस फार्मूला पता हो और साथ हमारी बेस क्वांटिटीज, बेस डायमेंशन तो ही पता है हमें, मास केजी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सातों हैं, उन वो तो ध्यान रखनी पड़ेंगे, इसके बगैर होगा नहीं। तो सात वो याद रखनी है और फार्मूला पता हो। सारे के सारे ए टू जेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबके डायमेंशनल फार्मूले आप अपने आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि इन डायमेंशनल फार्मूला जो हमने निकाले हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है। ठीक है, कहाँ पर ये यूज होते हैं, इनका कोई यूज है, कोई यूजफुल है, कोई फायदेमंद है ये हमारे लिए, इनसे कुछ काम लिया जा सकता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही।